हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 10 मैथ का, जिसका टाइटल है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो 5 नंबर का है। ठीक है, और जो आज अपन यहाँ क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लास में, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इस क्लास को आप अटेंटिवली देखें, ठीक है, और अपने जो भी डाउट्स हो वो कमेंट करें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पर, देखें। 5 नंबर का ये चैप्टर है, जिसमें से 3 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा वेटेज वाला चैप्टर है नहीं है। तो देखें भाई, बहुत आसान है। इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं स्टार्ट करने से पहले, वो ध्यान देना। वो क्या है, देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, त्रिकोणमिति केवल लागू कहां होती है? समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। ये बात याद रखना बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर लगेगी। ठीक है, और मतलब इस चैप्टर में आपको पूरा मतलब राइट एंगल ही बनाना है, हर क्वेश्चन में राइट एंगल बनेगा कैसे भी करके ना। तो थ्योरी को ठीक से पढ़ोगे ना तो बन जाएगा, कोई बेटा ऐसा मैटर है नहीं। और उसके अलावा इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब त्रिकोणमिति अनुपात जो यूज होगा मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, मोस्टली कौन कौन से यूज होंगे? एक तो साइन थीटा, ठीक है, टेन थीटा और कॉस थीटा। ये 3 थीटा यूज होंगे यहाँ पर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में 3 रेशियो यूज होंगे, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। मोस्टली में टेन थीटा यूज होगा, कुछ में साइन होगा, कुछ में कॉस होगा, लेकिन मोस्टली में टेन होगा। ठीक है, तो इन तीनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ पहले बता दूं आपको, देखो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। मतलब क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसमें स्टार्टिंग वाला रेशियो है पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। सेकेंड वाला रेशियो है बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मतलब होता है कॉस थीटा। ठीक है, और तीसरा वाला है पी अपॉन बी, जिसका मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखनी है आपको। जहां मैंने बता दिया है कि पी का मीन्स है परपेंडिकुलर, बी का मीन्स है बेस और एच का मीन्स है हाइपोटेनिस। पी का मतलब परपेंडिकुलर लंब, बी का मतलब बेस आधार और एच का मतलब हाइपोटेनिस कर्ण होता है। ठीक है, तो P अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होगा? साइन थीटा। V अपॉन एच, V अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या होगा? कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टेन थीटा। ठीक है, तो 3 रेशियो आपको याद रखने। उसके बाद एक और चीज मैं बताऊं यहाँ पर, पहला पॉइंट तो ये नोटिस करना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां 2 एंगल्स की बात होगी, एक तो एलिवेशन एंगल, जिसका मतलब होता है हिंदी में उन्नयन कोण। ठीक है, ये बनेगा भाई नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर, मतलब जब अपन नीचे से ऊपर देखेंगे तब बनेगा एलिवेशन एंगल। ठीक है, दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट जो है वो क्या याद रखना है आपको, एक बात करेंगे अपन डिप्रेशन एंगल की। किसकी बात करेंगे? डिप्रेशन एंगल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण का मतलब है जब अपन ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा एंगल बनेगा भाई? अवनमन कोण। ठीक है, तो डिप्रेशन एंगल कब बनता है? जब ऊपर से नीचे देखते हैं, और एलिवेशन एंगल कब बनता है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल ऑलवेज याद रखना भाई इक्वल होते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं। एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल हमेशा इक्वल होते हैं ड्यू टू फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल। क्योंकि ड्यू टू फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये एकांतर कोण बनाते हैं भाई, अल्टरनेट एंगल।
ठीक है, तो याद रखना एलिवेशन एंगल ऑलवेज इक्वल होता है डिप्रेशन एंगल के, मतलब हिंदी में उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि अल्टरनेट एंगल बनते हैं, मतलब एकांतर कोण बनता है, ठीक है, दोनों के बीच। और दूसरी चीज P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा, ठीक है, मतलब लंबवत कर्ण साइन थीटा होता है, आधारवत कर्ण कॉस थीटा होता है, और लंबवत आधार टेन थीटा होता है। इसकी एक हिंदी मीडियम की ट्रिक ये चलती है, लाल बट्टे कक्का। कौन चलती है? लाल बट्टे कक्का। ये हिंदी मीडियम के लिए काम करती है कि लंबवत कर्ण साइन थीटा होता है, ए बट्टे कर्ण मतलब आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा होता है, और लंब बट्टे आधार टेन थीटा होता है, ठीक है। दोबारा सुना, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा होता है, और लंब बट्टे आधार टेन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ये हिंदी मीडियम की ट्रिक है, ये इंग्लिश मीडियम की ट्रिक है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें भाई, बिल्कुल अपन जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल ही चैप्टर नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आएगा, टेंशन ना लें। और जिन्होंने पढ़ लिया है तो उनके तो भाई चार चांद लगने वाले इस क्लास में, ठीक है। तो देखें भाई, सबसे पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना भाई। मैं मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज बोलूंगा, लिखने में टाइम लगता है भाई, मैं बहुत आलसी इंसान हूं, तुम्हें पता है। देखो क्वेश्चन पहले हिंदी बोल रहा हूं, समझना। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है? बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या है? इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में लिख रहा हूं यहां, द डिप्रेशन एंगल ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम a point on the ground on the earth is 30 degree, then find the distance of point from base of, बेटा हाई बिल्डिंग की है, चलो हाई बिल्डिंग लिख देता हूं, बिल्डिंग, या फिर इसकी जगह बेटा टावर भी आ सकता है, टावर, जिसको लोग टावर बोलते हैं, मीनार, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंग्लिश में, समझ लें। पढ़ के एक बार सुनाता हूं, देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, द डिप्रेशन एंगल ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इस हाई बिल्डिंग की जगह आपको टावर वर्ड भी लिख सकता है भाई, याद रखना, कोई अलग बात नहीं होती, ठीक है। यहां बोला गया द डिप्रेशन एंगल ऑफ 10 मीटर टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री। मतलब एक, देखो हमेशा याद रखना, टावर हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई हाउस हो, ठीक है, कोई ट्री हो, कोई बॉल हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें ग्राउंड के साथ में हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? परपेंडिकुलर, लंब बनाती हैं। दीवार हो, मकान हो, ठीक है, कोई भवन हो, है ना, और कोई पेड़ हो, और कोई मीनार हो, ये हमेशा दीवार हमेशा जमीन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हाई बिल्डिंग 10 मीटर जो हाई बिल्डिंग में है वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रही है। तो मैंने बताया अभी, जो अवनमन कोण है, मतलब डिप्रेशन एंगल जो है वो ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे मैंने बनाया ग्राउंड, क्या बनाया? ग्राउंड, ठीक है, ये जमीन हो गया। अब इस पर 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो मैंने ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी भाई। ये क्या है, कहीं बना लो, लेफ्ट साइड राइट साइड, मैंने ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस बिल्डिंग का, मान लो ये ग्राउंड पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस बिल्डिंग का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। कितना? 30 डिग्री। तो भाई इस बेस, इस जो ग्राउंड वाला बेस है ना, इस बेस के आपको पैरेलल एक यहां इमेजिनरी लाइन बनानी होगी। ये मैंने इमेजिनरी लाइन बना दी,
ठीक है, बिल्कुल इक्वल। इस बेस के पैरेलल एक लाइन खींची मैंने, यहां डिप्रेशन एंगल बनाने के लिए खींचना जरूरी होता है। अब इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट का, ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पॉइंट का, है ना, मतलब इस जमीन वाले बिंदु से इस भवन या मीनार का जो ये शिखर बिंदु है, इसका जो अवनमन कोण है, डिप्रेशन एंगल है, वो 30 है। तो पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना होगा ना, मिलाना होगा। तो मैंने मिला दिया, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल 30 है, तो हमेशा जेड शेप बन रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ जेड शेप एंगल मतलब अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, एकांतर कोण, और इनका वैल्यू बराबर होता है। तो ये डिप्रेशन एंगल 30 है, तो इलिवेशन एंगल 30 हो जाएगा। क्योंकि याद रखना, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जब आप ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज करोगे तो वहां पर इलिवेशन एंगल काम में लेना है। हमेशा कौन सा एंगल काम में लेना है? इलिवेशन एंगल। उन्नयन कोण काम में लेना है, और उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। जब ये डिप्रेशन एंगल 30 है तो इलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये पूछी है, इसको मैंने एक्स मान लिया, ये पूछा है आपसे। ठीक है, एक्स मत भले मत मानो भाई, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। ये पूछा है आपसे, मतलब ये पॉइंट का इस बेस ऑफ टावर से कितना डिस्टेंस है, मतलब मीनार के बेस से, आधार से इस बिंदु को कितना दूरी है, वो पूछा है। तो मैं यहां लेवल लगा दूं P, Q और R। ठीक है, तो ये गिवन में है भाई आपके लिए, ये क्या है? गिवन में दिया है आपके लिए क्वेश्चन में। अब देखो सिंपल सी बात, आपको देखो थीटा ये है, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा ये है, तो थीटा के जस्ट सामने होता है भाई परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब हिंदी में लंब होता है भाई। क्या होता है? लंब। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है भाई कर्ण। क्या होता है? कर्ण मतलब हाइपोटेनिस। ठीक है, और बचा क्या होता है भाई? आधार। क्या होता है? आधार मतलब बेस होता है। क्या होता है? बेस। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है लंब, 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है कर्ण, और कर्ण के जस्ट सामने बेस होता है आधार। ठीक है, हमेशा ये चीज फिक्स रहती है। अब समझना भाई, हमने देखो रिलेशन हमेशा किसके साथ बिठाना है? जो गिवन है और जो पूछा है उसमें रिलेशन बिठाओ, उसमें रेशियो बिठाओ। तो गिवन क्या है? हाइट, परपेंडिकुलर गिवन है ना, पूछा क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा थीटा लगता है? tan थीटा। ठीक है, तो अब लिखोगे सिंस tan थीटा, पहले लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल PQR। देखो हमेशा जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है वो बीच में लेना है, या तो इसको बोलेंगे PQR या बोलेंगे RQP। Q पे 90 है ना, तो Q वाला बीच में लेना है, याद रखने वाली बात। तो सिंस tan थीटा इज इक्वल होता है P अपॉन B, हिंदी में L अपॉन A, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देयरफॉर tan थीटा का कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। जो एलिवेशन एंगल है वो थीटा होता है। ठीक है, उन्नयन कोण इज इक्वल, P का वैल्यू मतलब क्या है? पहले लेवल लगा रहा हूं, PQ अपॉन B, बेस का वैल्यू क्या है? QR, तो QR लिखा इज इक्वल। अब P की वो वैल्यू कितना है? 10, QR अपन को नहीं पता। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है ये बता, याद रखना पड़ेगा, 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो भाई क्या होगा? QR इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये होगा tan√3 मीटर। कितना होगा? tan√3 मीटर। मतलब क्या हुआ भाई कि इस R पॉइंट का Q से डिस्टेंस कितना होगा? tan√3 मीटर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखो भाई आगे क्वेश्चन हटा दो, देख लेना, कोई दिक्कत आए तो बता देना। वैसे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बहुत आराम से समझाया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी बोल रहा हूं पहले, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। मतलब इंग्लिश क्या है? द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द शैडो ऑफ टावर। द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द शैडो ऑफ टावर, मतलब खंबे की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा?
मतलब व्हाट इज द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं बोल रहा हूं भाई, लिख रहा हूं, बोलूं क्या, द हाइट ऑफ टावर is equal to shadow of tower, then what is elevation, angle of sun। ठीक है, एलिवेशन का स्पेलिंग गलत हो गया, ये आएगा इसमें। तो भाई पूछा क्या है आपसे, बोला है हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द शैडो ऑफ टावर। तो ये वाली लाइन याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो, द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द शैडो ऑफ टावर। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता है सन किस डायरेक्शन में राइज होता है, ईस्ट में। सूर्य कहां निकलता है, पूर्व दिशा में। तो देखो मैं बना रहा हूं आपको, तो देखो ये हो गया भाई सन, ये क्या हो गया भाई, सन हो गया। ठीक है, SUN, सन हो गया, ये सन हो गया। ठीक है, अब इस सन के यहां मैंने बनाया भाई ग्राउंड, क्या बनाया, ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड पर ये मैंने टावर खड़ा कर दिया, ये टावर। ठीक, तो ये टावर है भाई, मीनार है हिंदी में। अब देखो भाई, इस टावर की हाइट ये है, तो शैडो यही तो बनेगी, हाइट ये है तो शैडो ये बनेगी। तो भाई अब इसको मिला दो इसके साथ में, आपसे ये एंगल पूछा है, ये थीटा है, ये एंगल पूछा है ना। तो भाई इसका मैं लेवल लगाऊं, ए, कुछ भी लेवल ला सकते हो, बी सी, मैंने एबीसी लगाया, आप कुछ भी लगा दो, चॉइस आपकी। अब आपको बोला गया है कि AB जो है वो BC के बराबर है, इसको मैंने ऐसे पिक किया तो ये से, तो AB किसके बराबर है, BC के। ये शैडो है, ये हाइट है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में गिवन है इतना, तो थीटा पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो इजीली करेंगे। सिंस इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला हमेशा मिड में लेना, बता दिया मैंने। तो आपको गिवन क्या है, AB इज इक्वल है भाई BC। ठीक है, ये गिवन है भाई, आपको दिया है कि हाइट ऑफ टावर किसकी इक्वल है, शैडो ऑफ टावर के। तो हाइट ये है, शैडो यहां बनेगी। ठीक है, अब सुनो भाई, सिंस, अब देखो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगा, तो ये क्या होगा भाई, बेस। अभी बताया मैंने, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के जस्ट सामने क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा क्या लगता है, tan। तो सिंपल लगा दो भाई, tan थीटा इज इक्वल होता है P/B। ठीक है, अब भाई देयरफॉर tan थीटा तो पता नहीं अपन को, P का वैल्यू कितना है, AB, और B का वैल्यू कितना है, BC। ठीक है, परपेंडिकुलर AB है, BC बेस है। अब इन दोनों का वैल्यू बराबर है, तो tan थीटा इज इक्वल AB/AB लिख रहा हूं। क्यों भाई, कहां से आया, इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ गया भाई कि AB किसके बराबर है, BC के। तो BC की जगह मैंने AB लिख दिया। अब सेम अपॉन सेम होता है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1। अब tan में 1 किसका वैल्यू होता है भाई, tan 45 का, सबको पता होना चाहिए। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना आया भाई, 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो सन का एलिवेशन एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ओके, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ही समझ में आया होगा। अब एक स्लाइड पर 2 क्वेश्चन करेंगे भाई, एक बार में 2 बार रेज करना पड़ता है वैसे, एक इधर स्टार्ट कर देंगे, 2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखो भाई थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सुनना भाई। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ अ रॉक फॉर्म 60 डिग्री एंगल विद द हॉरिजेंटल। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, इफ अ पर्सन हैव टू वॉक 500 मीटर टू रीच ऑन द टॉप, तो एक व्यक्ति को शिखर
तक पहुंचने वाला, टॉप तक पहुंचने में 500 मीटर वॉक करना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो व्हाट इज द हाइट ऑफ रॉक? ठीक है, पहाड़ी को और कुछ भी बोल सकते हैं, रॉक की बजाय कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं ध्यान नहीं आ रहा मुझे भाई इंग्लिश में, तो मैं फिर भी लिख रहा हूं। द स्लोप ऑफ रॉक forms 60 degree with ground। ठीक है, if a person have to walk 500 meter to reach on the top of rock, then find height of rock। ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ रॉक फ्रॉम फ्रॉम 60 डिग्री विद ग्राउंड। एक चट्टान का जो ढलान है वो 60 डिग्री बना रहा है भाई ग्राउंड के साथ में एंगल। इफ अ पर्सन हैव टू वॉक 500 मीटर, एक व्यक्ति को 500 मीटर चलना पड़ता है टू रीच ऑन द टॉप ऑफ रॉक, चट्टान के टॉप पर पहुंचने के लिए। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ रॉक? तो रॉक की हाइट क्या है, चट्टान की ऊंचाई क्या है? तो देखो सबसे पहले आपको ग्राउंड बनाना है भाई। मैं आपको डायग्राम सिखा रहा हूँ, मेन इसमें डायग्राम है। अगर आपने डायग्राम बनाया तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। तो मैंने बनाया भाई ग्राउंड, सबसे पहले क्या बनाया, ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड पर वो कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ रॉक है, चट्टान का ढलान है, वो जमीन के साथ एंगल बना। तो देखो चट्टान होगी तो वो परपेंडिकुलर होगी बेस ग्राउंड के साथ में। कैसे होगी? परपेंडिकुलर। दोबारा बता रहा हूं, देखो हाउस हो, होम हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, ट्री हो, रॉक हो, ठीक है, वो सभी के सभी बेस के साथ में, है ना, ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैंने पहले ये भाई रॉक बना दी, चट्टान। ठीक है, चट्टान बन गई भाई। ठीक है, चट्टान पर हमारा जज्बा होना चाहिए तभी कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चट्टान हो गई भाई, है ना, रॉक हो गई। अब वो कह रहा है भाई ये वाली रॉक है। अब वो क्या कह रहा है कि इस रॉक का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ढलान, स्लोप हमेशा, स्लोप जो होता है वो हाइपोटेनस की फॉर्म में होता है भाई। किसी फॉर्म में होता है? हाइपोटेनस की फॉर्म में, मतलब कर्ण के रूप में होता है। तो ढलान कर्ण के रूप में आप बना दो, मैंने बना दिया भाई। ठीक है, ये स्लोप हो गया, ये स्लोप ऑफ रॉक है, स्लोप ऑफ रॉक, चट्टान का ढलान। ठीक है, पहाड़ी का ढलान है ये वाला जो हाइपोटेनस वाला है। हमेशा स्लोप जो होता है वो हाइपोटेनस फॉर्म करता है। अब वो स्लोप जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, तो यहां जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या कर रहा हूं कि अ पर्सन हैव टू वॉक 500 मीटर टू रीच ऑन द टॉप ऑफ रॉक। मतलब एक पर्सन को इस बेस से, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में, इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। मतलब क्या दिया हुआ है आपको? हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर। ठीक है, उसने साफ साफ दिया हुआ है, इफ अ पर्सन हैव टू वॉक 500 मीटर टू रीच ऑन द टॉप ऑफ रॉक। तो स्लोप वाले रास्ते से ही जाएगा भाई, आप सीधे नहीं चढ़ सकते कभी, है ना। कैसे चढ़ोगे ढलान में? नसैनी सीढ़ी देखी है, लैडर, तो लैडर कैसे लगती है? हाइपोटेनस की फॉर्म में लगती है। कभी ऐसे नहीं खड़ी खड़ी परपेंडिकुलर लगाते नहीं देखा होगा आपने। तो हमेशा अब वो क्या कह रहा है कि एक इंसान को उस बेस से, ग्राउंड से उस टॉप ऑफ रॉक पर पहुंचने के लिए, टॉप पॉइंट है, यहां पहुंचने के लिए 500 मीटर चलना पड़ रहा है। मतलब वो स्लोप वाले की बात कर रहा है कि 500 मीटर है। ठीक है, अब पूछा क्या? हाइट ऑफ टावर। तो भाई ये 90 डिग्री है, ये क्या होगा? हाइपोटेनस। थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या बचा भाई? बेस। तो देखो यहां नाम दिया मैंने पी नहीं यार, एबीसी देते हैं, ए बी और सी। तो आपसे पूछा क्या है? हाइट ऑफ रॉक, ए बी पूछा है। अब देखो जो दिया है और जो पूछा है उसमें रिलेशन देखो। अब देखो ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा रेशियो लगता है? साइन। पी अपॉन एच क्या होता है? साइन। लंब बटे कर्ण साइन होता है ना। तो सिंस लिखोगे भाई, मैं लिख देता हूं, देखो नहीं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल होता है पी अपॉन एच। ठीक है, अब ए इक्वल, तो पी का मतलब क्या है भाई? ए बी, अपॉन एच का मतलब क्या है भाई? ए सी।
तो देखो भाई साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 इज इक्वल टी। ए बी कितना है भाई ये बता, ए बी तो पूछा। ए सी कितना है भाई 500। इट मींस साइन 60 का वैल्यू होता है भाई √3/2। कितना होता है √3/2 इज इक्वल ए बी नहीं पता अपन को, ए सी कितना है 500। तो 2 एकम 2 और 2 25 नहीं पता, 250 बार कट गया 2 से, ऐसे कट जाते हैं। मतलब दो फ्रैक्शन इक्वल के दोनों साइड हो ना, तो उसमें अगर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, अंश से अंश कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा, कट रहा हो तो इक्वल में, है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा भाई ए बी इज इक्वल 250√3 मीटर। मीटर में दिया ना, हाँ। तो जो हाइट ऑफ रॉक है वो कितनी आ गई 250√3 मीटर, ठीक है। तो चट्टान की ऊंचाई कितनी होगी भाई 250√3 होगी ना, 250√3 होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है ना आपको। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक नदी के ऊपर एक पुल, नहीं एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। द ब्रिज ओवर अ रिवर फॉर्म 45 डिग्री एंगल विद द ईज ऑफ द रिवर, ठीक है। द ब्रिज ओवर द रिवर, ब्रिज ओवर द रिवर फॉर्म 45 डिग्री एंगल विद ईज ऑफ द रिवर। मतलब नदी के ऊपर जो पुल है वो नदी के तट के साथ में, ईज के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वो कह रहा है आगे, इफ नहीं पहले हिंदी बोल देता हूं, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, इफ द हाइट ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज इज 150 मीटर, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए, मतलब नदी पर जो पुल बना हुआ है उसकी लंबाई 150 मीटर है। देखो समझाता हूं, समझना क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन लिखना में टाइम लगेगा, लिखूं क्या, सुन लोगे ना, सुन लो यार, वैसे देखो लिखने में टाइम लगता है। सबसे पहले जब भी ब्रिज की बात करें ना, पुल की बात करें, तो पुल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, ब्रिज हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। तो जैसे मैंने ये ग्राउंड बनाया, ये क्या बनाया ग्राउंड, जमीन बनाते सबसे पहले ग्राउंड बनाना है। ग्राउंड बनाने के बाद जो ब्रिज बनाएंगे वो पिलर्स पे खड़ा होगा, खंभों पे खड़ा होगा ना। जब पुल बनाएंगे तो पुल खंभों पे खड़ा होगा। तो खंभे कैसे होते हैं भाई 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं बेस के साथ में। तो मैंने यहाँ पुल बना दिया, तो सॉरी पिलर बना दिया, क्या बना दिया पिलर। तो यहाँ पिलर को अपन क्या समझेंगे, ब्रिज समझेंगे, ठीक है। ये पिलर है भाई, क्या है पिलर, पिलर ऑफ ब्रिज, ठीक है। पिलर ऑफ ब्रिज 90 का एंगल बनाएगा। अब वो कह रहा है कि जो नदी के ऊपर पुल है वो नदी के तट के साथ में कितना कोण बना हुआ है 45 का। अब एक बात सुनो भाई, ये ग्राउंड पर नदी बह रही है, ये क्या है भाई रिवर, रिवर ऑन द ग्राउंड। रिवर, नदी हमेशा जमीन पर ही बहती है, हवा में तो बहती नहीं। रिवर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, नदी जमीन में बह रही है। अब रिवर के दो ईज हो गए, एक तो ये वाला ईज हो गया, एक ये वाला ईज हो गया, ठीक है। नदी के दो किनारे हो गए, एक तो ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया। अब वो कह रहा है इस किनारे पे हमने खंबा खड़ा कर दिया, खंबा, तो इस किनारे के साथ में एंगल बनाना पड़ेगा। तो इस किनारे के साथ में ये जो नदी का ब्रिज है वो 45 का एंगल बना रहा है। तो ब्रिज ऐसे होता है ढलान में, लेकिन खड़ा तो पिलर पे ही होता है ना, बिना पिलर के ब्रिज खड़ा नहीं होगा कभी। तो ये पिलर पे खड़ा हुआ, तो लेकिन नदी का जो पुल है वो ढलान के रूप में ही होगा। तो ये जो एंगल है वो 45 का है। कितना है 45 का। ये स्लोप ऑफ ब्रिज है भाई, मैं बता देता हूं, स्लोप ऑफ ब्रिज, ठीक है। ये पुल का ढलान है, ये पुल का खंबा है, ये पुल का ढलान है। अब वो आगे कह रहा है कि पुल की लंबाई 150 मीटर है। तो पुल की लंबाई मतलब पुल यही तो लंबा है, स्लोप ही पुल को लंबाई बताएगा। तो स्लोप की लंबाई कितनी होगी भाई 150 हो गई, 150 मीटर है। कितनी है भाई 150 मीटर है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रिवर, तो नदी की चौड़ाई क्या है, मतलब ये पूछा है, बेस पूछा है। तो ये पूछा है भाई, ये क्वेश्चन मार्क है। तो मैं लेवल लगा दूं, ए
बी और सी, ठीक है। अब सबको पता है 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, और बच्चा को चाहिए क्या होगा, बेस। अब क्या गिवन है, हाइपोटेनस, क्या पूछा है, बेस। तो हाइपोटेनस और बेस में कौन सा एंगल लगता है भाई, कॉस थीटा। आधार और कर्ण में कौन सा रेशियो लगता है, कॉस थीटा। हाइट अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइट, सॉरी भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस में क्या लगता है, कॉस। तो सिंपल लगाओगे भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉस थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो भाई, यहां बेस का मतलब है बीसी और हाइपोटेनस का मतलब है एसी। देख लो एक बार, बेस का मतलब है बीसी और हाइपोटेनस का मतलब है एसी। तो अभी देखो कॉस थीटा का वैल्यू कितना, 45 इज इक्वल, बीसी का वैल्यू नहीं पता, एसी का वैल्यू 150, ठीक है। cos 45 की वैल्यू होती है भाई 1/√2 इज इक्वल, बीसी पता नहीं अपन को, और ये 150, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 150 इज इक्वल बीसी अपॉन √2 हो जाएगा ना। 150 अपॉन √2 इज इक्वल क्या होता है, बीसी। ये √2 बीसी के साथ में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बीसी के साथ में √2 जाएगा, लेकिन जब बीसी का वैल्यू निकालेंगे तो √2 अपोनेंट आएगा। तो ये हो गया भाई 150 अपॉन √2, या थोड़ा आगे करोगे तो देखो मैं 150 को लिख सकता हूं भाई 75 इंटू 2, 75 गुना 2 150 होता, अपॉन √2 इज इक्वल होगा बीसी, ठीक है। अब देखो इस √2 से ये 2 टाइम कट जाएगा भाई। किसी भी नंबर का रूट में लगाकर 2 बार गुणा करते हैं तो वही नंबर बिना रूट के आता है। जैसे √2 इंटू √2 2 होगा, √3 इंटू √3 3 होगा, √5 इंटू √5 5 होगा, ऐसे, ठीक है। तो √2 से √2 टाइम कट गया, तो आंसर आएगा 75 √2 मीटर इज इक्वल क्या आएगा, बीसी। तो बीसी जो है, बीसी मतलब क्या है, ब्रेथ ऑफ द रिवर। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, 75 √2 मीटर होगी। कितनी होगी भाई, 75 √2 मीटर, ठीक है। नदी की चौड़ाई हो रही है 75 √2 मीटर। कोई दिक्कत, मैंने इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैंने समझा दिया। हमेशा याद रखना, जो नदी का पुल होगा, पुल हमेशा पिलर पे खड़ा होता है, खंभों पे खड़ा होता है, तो ब्रिज हमेशा पिलर पे खड़ा होगा। तो ग्राउंड के साथ पिलर हमेशा 90 बनाता है। तो मैंने पहले ग्राउंड बनाया, सबसे पहले ग्राउंड बनाना होता है, ग्राउंड बना के मैंने पिलर खड़ा कर दिया। और जो पुल होता है वो स्लोप की फॉर्म में जाता है, पुल तो स्लोप की फॉर्म में जाएगा, लेकिन खड़ा किस पे होगा, पिलर पर, खंभों पे खड़ा होगा। तो खंभे 90 बनाएंगे और स्लोप कोई ना कोई एक्यूट एंगल बनाएगा। तो यहाँ स्लोप जो है उसने बोला है, जो नदी का पुल है वो कितना बना रहा है, जमीन के साथ में 45 डिग्री बना रहा है। तो 45 डिग्री बना दिया मैंने, ठीक है। फिर सिंपल, वो कह रहा है कि पुल की लंबाई 150, तो पुल की मतलब वो स्लोप की बात कर रहा है। पिलर की लंबाई से पुल की लंबाई नहीं मापी जाएगी, स्लोप से मापी जाएगी। तो स्लोप कितना है, 150। अब हमें पता है 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, फिक्स है ये, और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बच्चा कोई बेस है। अब भाई दिया क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू किसकी दी है, हाइपोटेनस की। पूछा क्या है, बेस। तो बेस और हाइपोटेनस में कौन सा थीटा लगता है, कॉस, लगा दिया, ठीक है, आंसर आ गया। देख लो अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं आप क्लास का आनंद ले रहे होंगे। कोई टफ चैप्टर है नहीं, बहुत इजी है, और मैं बहुत आराम से करा रहा हूं आपको। जिन्होंने एक भी बार नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो भाई। और वो अलग बात है कि किसी का ध्यान कहीं हो और बैठा हो क्लास में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। देखें, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, एक, पहले हिंदी बोल रहा हूं, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई अनुपात, छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो ना, ऐसा क्वेश्चन कर लिया आपने, अभी कराया मैंने। उसने बोला, ये क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ वर्टिकल रॉड इज इक्वल टू द शैडो ऑफ रॉड। दोबारा सुन लो, द रेशियो ऑफ height of rod and shadow of rod is 1:√3, then what is the elevation angle of sun। ऐसा क्वेश्चन किया है ना आपने। छड़ और छड़ की छाया,
दोनों का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। ऐसा क्वेश्चन किया है पर फिर भी करा रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले आपको ग्राउंड बनाना है भाई, मैंने ग्राउंड बना लिया, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड पर मैंने छड़ खड़ी कर दी, ये छड़ हो गई भाई, ये रॉड हो गई, ठीक है। स्टिक बोल सकते हैं इसको, स्टिक भी लिखा सकता है इंग्लिश में भाई, छड़ हिंदी बोल देता हूं मैं छड़, ठीक है। इसको रॉड या स्टिक कुछ भी बोले वो। तो ये 90 बनाएगी भाई। अब इसकी जो हाइट है वो शैडो बराबर है, तो ये यहां खड़ा है तो शैडो यहीं तो बनेगी ना, तो उसकी शैडो यहां होगी भाई नीचे, छाया। शैडो मतलब छाया नीचे होगी, हमें छाया बेस पे बनती है, तो ये हाइट है तो ये शैडो है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है, इक्वल नहीं सॉरी रेशियो दिया है इनका, है ना, बताने का। तो ये जो एंगल है ये सन का एलिवेशन एंगल होगा, ये वाला, ये पूछा है, थीटा है। सन का एलिवेशन एंगल यही होगा, ये पूछा है। अब एक बात बताओ, मैं लेवल लगा दूं ना, ए बी सी। अब क्वेश्चन में क्या क्या बना है कि हाइट ऑफ रॉड और शैडो ऑफ रॉड का रेशियो कितना है, 1:3 है। तो मैं बोल दूं भाई, आपको दिया है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल है 1:3। ये दिया कि ए बी अपॉन बी सी कितना है, 1/√3 है, ये गिवन है भाई। इतनी चीजें आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये हाइट ऑफ रॉड है ए बी, और बी सी क्या है, शैडो ऑफ रॉड। इन दोनों का रेशियो 1:3 है। अब हमें पता है 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस एच, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर पी, और बचा बचा बेस हो गया भाई। तो थीटा के सामने होता है लंब, 90 के सामने होता है कर्ण, बचा बचा आधार, ठीक है। अब सिंपल भाई देखो यहाँ क्या क्या आ रहा है, ए बी अपॉन बी सी आ रहा है, तो ए बी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी मतलब क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस का मतलब क्या होगा, tan थीटा। सिंपल भाई लिखोगे tan थीटा, सिंस tan थीटा इज इक्वल ए बी अपॉन बी सी, तो tan थीटा इज इक्वल ए बी का वैल्यू कितना, ए बी अपॉन बी सी वैल्यू कितना, 1/√3। अब tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है भाई, सबको पता है √3 का वैल्यू होता है। tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, tan 30, तो tan से tan कट गया, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा भाई, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो दिक्कत बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है भाई, ये सिंपल सी, ये वन लाइनर है। देखो चलो पहले इसको करा देते हैं तब कराएंगे ना भाई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छठवां क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन क्या है, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी उसी सरल रेखा पर स्थित हो, उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दोबारा सुन लो, हिंदी बोलो ढंग से सुनना। यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई याद करिए। तो उसने यही बोला है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। तो एक बात सुनो भाई, इंग्लिश बोलूं, इंग्लिश बोल रहा हूं भाई। द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉवर, एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉवर ऑन sorry, the elevation angle of the tower from 2 points on the ground is respectively 30 degree and 60 degree, ठीक है। the distances of the points is A and B। तो देखो ये भाई ग्राउंड है, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, तो आप बाद में बोलोगे। the elevation angle of tower from 2 points on ground at distances A and B, that A is greater than B in a line, is
30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 60 डिग्री फाइंड रेस्पेक्टिवली, और भाई रेस्पेक्टिवली फाइंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं मैं। द एलिवेशन एंगल ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंसेस a and b, a greater than b in a line is 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक लाइन में 2 पॉइंट है, एक तो a डिस्टेंस पर है, दूसरा b डिस्टेंस पर है, और दोनों पॉइंट से जो टावर के एलिवेशन एंगल है वो 30 और 60 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ग्राउंड बनाना है, तो मैंने बना लिया भाई ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक तो a डिस्टेंस पर, एक b डिस्टेंस पर। तो देखो a बड़ा है b से, तो मैंने माना कि ये पूरा डिस्टेंस a मान लिया। क्या मान लिया? a। पूरा डिस्टेंस क्या मान लिया? a। ग्राउंड का पूरा डिस्टेंस a मान लिया। तो इस पॉइंट से, ये पहले मैं टावर खड़ा कर दूं, ये टावर खड़ा कर देंगे यहां पर, ये टावर है भाई। ठीक है, तो मीनार जो है वो खड़ा कर दी मैंने, परपेंडिकुलर बनाएगी टावर हमेशा ग्राउंड के साथ में। अब इस a वाले से ध्यान रखना, पॉइंट जितना किसी टावर से, किसी बिल्डिंग से, किसी ट्री से, किसी पिलर से जितना दूर होगा, एंगल उतना ही कम होगा। तो इस a वाले डिस्टेंस से जो एंगल होगा वो 30 होगा। तो ये टावर से मिला दो भैया, ये एंगल 30 है। ठीक है, ये टावर है मीनार, तो इसका एलिवेशन एंगल नीचे से ऊपर देखने को बनता है, तो ये 30 बन गया। अब b डिस्टेंस से जो एंगल है वो कितना है? 60। तो भाई थोड़ा इधर आएंगे, पिलर की मतलब टावर के मतलब साइड में चलते हुए आएंगे, तो यहां आ गया मान लो, इस जगह से जो एलिवेशन एंगल है वो कितना? 60। ऐसे मिला दो, तो यहां कितना बन गया? 60। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई? ये है b। ये कितनी है? b। ठीक है ना? जब इधर साइड चल के आएंगे टावर की साइड, तब एंगल बढ़ जाएगा एलिवेशन एंगल, और दूर जाएंगे तो कम होता है, ये फिक्स है। तो a लेवल लगा दूं, b, c और d। ठीक है, तो यहां पर जितने एलिवेशन एंगल बनेंगे ना, उतने ट्रायंगल आपको काम में लेने। 2 एलिवेशन एंगल बने तो 2 ट्रायंगल काम में लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, हाइट ऑफ क्या पूछा? हाइट ऑफ टावर पूछा आपसे, तो 2 एलिवेशन एंगल है, 2 ट्रायंगल काम में लेंगे। देखो एक तो बड़ा वाला ए बी डी पूरा है ना, दूसरा लेंगे ए बी सी। तो देखो भाई, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी सबको पता है 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। बचा कुचा क्या होता है? बेस। ठीक है, थीटा के सामने ये लंब हो गया, 90 के सामने ये कर्ण हो गया, ये आधार है। तो ये दोनों कर्ण बनेंगे, AC वाला भी और AD वाला भी। तो ABD ट्रायंगल में अब देखो पूछा क्या है आपसे? हाइट ऑफ टावर पूछा है ना, और गिवन क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर बेस में क्या लगता है भाई? tan थीटा। तो मैं लगा दे ABD में मैं tan थीटा लगाऊंगा, तो tan थीटा इक्वल होता है P अपॉन B। क्या होता है? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबवत आधार इज इक्वल। अब P का मतलब क्या है भाई? AB रख दिया मैंने, AB। और भाई बेस का मतलब क्या है तुम्हारा? BD। क्या मतलब भाई? BD। ठीक है या नहीं? ABD में बेस क्या है? BD। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 30 बड़े वाले में, इज इक्वल AB पता नहीं हमें भाई, पूछा है BD कितना है भाई? A। BD कितना है? पूरा A। ठीक है, तो tan 30 का कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल AB अपॉन A। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब क्या आएगा भाई? यहां बता रहा हूं मैं, AB इज इक्वल आ जाएगा भाई A/√3। आएगा नहीं आएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो A इज इक्वल √3 इंटू AB होगा, तो AB √3 आएगा। तो AB का वैल्यू निकालो तो √3 डिवाइड में आएगा ना, ये वैल्यू आएगी, AB इज इक्वल A/√3। ठीक है, अब ABC से भी AB का वैल्यू निकालना है, तो निकालो। तो सिंपल में डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, tan 60 डिग्री इज इक्वल AB अपॉन बेस क्या है? BC। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया भाई, tan 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 1 लगा दो, इज इक्वल AB पता नहीं हमें, और BC कितना है भाई? BC आपके पास B कितना है? B है। आइट ऑफ टावर से पूछा,
ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब हो गया भाई b√3 इज इक्वल आ गया ए बी, है ना। b√3 इज इक्वल क्या आ गया ए बी। अब देखो ए बी का वैल्यू ये है, ए बी का वैल्यू वो है, तो भाई इसमें आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। ए बी का वैल्यू यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ए बी का वैल्यू यहां रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू वहां रख दो, कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकेंड। देखो हमें क्या है, ये ए बी का वैल्यू यहाँ कितना है a/√3 और ए बी का वैल्यू यहाँ कितना है b√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b√3 आएगा ना। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो करो भाई, क्या होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा भाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करके देखना भाई, a/√3 इंटू b√3, ये तो है, तो ये हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा, ए बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल ए बी। ठीक है, जब इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा ए बी। ठीक है, अब स्क्वायर हटाओगे तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा, ए बी इज इक्वल आएगा √ab, कितना आएगा √ab। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी ए बी, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी ए बी, दिख रहा है आपको, ये हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई भाई, √ab आ गई, कितनी आ गई √ab। तो हाइट ऑफ टावर, ये आंसर है भाई, हाइट ऑफ टावर कितनी होगी √ab। ठीक है, क्या किया मैंने, एक बार तो बड़े वाले ट्रायंगल मतलब ए बी डी से ए बी का वैल्यू निकाला, वो आया a/√3, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ए बी इज इक्वल a/√3। और दूसरा फिर ए बी सी ट्रायंगल से मैंने ए बी का वैल्यू निकाला, जो कितना आया b√3 आया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ए बी के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसका ए बी का ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी स्क्वायर, और b√3 का a√3 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आएगा, जो मैंने यहां दिखाया है। तो √3 से √3 कट गया तो a इंटू बी क्या होगा ए बी। तो अब स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल कितना आएगा √ab। तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा √ab होगा। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देख लो आप, तब तक मैं इधर करा रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, बोल रहा है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, ठीक है, 2√3 मीटर लंबी है। द शैडो लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर ऑफ हाइट 6 मीटर इज 2√3 मीटर। दोबारा सुन लो, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द 6 मीटर हाई पिलर। देखें भाई कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो रुक गई थी। तो देखो ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ पिलर जो है वो 6 मीटर है, ठीक है, शैडो ऑफ पिलर जो है वो 2√3 है। तो एलिवेशन एंगल ऑफ सन पूछा है। तो देखो सबसे पहले आपको ग्राउंड बनाया मैंने, ग्राउंड बनाने का पिलर जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेस के साथ में। ठीक, अब उसने बोला है कि पिलर का हाइट कितना 6 मीटर और शैडो का लेंथ कितना है 2√3 मीटर। तो ये बताओ, देखो ये जो है एलिवेशन एंगल जो थीटा मैंने माना, ये सन के एंगल के बराबर होगा। तो भाई एक बात बताओ, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, कहां सीख चुके हो आप, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, बचा कुचा बेस है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा थीटा लगता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल p/b होता है। tan थीटा इज इक्वल p का मतलब क्या ab, ab लिखा मैंने, और b का मतलब क्या बेस bc। अब tan थीटा ab का वैल्यू कितना है 6 और bc का वैल्यू कितना है 2√3। अब tan थीटा इज इक्वल, मैंने 6 को तोड़ दिया 2 into 3 में, और 2√3 था तो 2 से 2 कट गया, और √3 से 3 कितने टाइम कटेगा √3 टाइम। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया √3। अब tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है tan 60 पर, तो tan से tan कटेगा, थीटा का वैल्यू कितना 60, तो एंगल कितना होगा 60। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं जो कुछ बता रहा हूं वो सुन लो। देखो यहां जो मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, मेरी ये बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो देखो कुछ फिलअप्स वाले क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं आपको, इसमें से फिलअप्स भी आएंगे, जरा सुनना। ये आपने आते भी होंगे, ये फिलअप्स आप नोट कर लेना, ठीक है। सभी लोग नोट कर लेना एक बार फिलअप्स को। फिलअप्स क्या है? पहला फिलअप्स है ना, FIB लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक। तो पहला FIB क्या है, हिंदी वालों को बोल रहा हूं पहले। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ये कोण कहलाते हैं। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल। सबको पता है भाई, सम ऑफ एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो दैट मींस एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ध्यान रखना, नंबर 1 पॉइंट, सम ऑफ टू एंगल्स is 90 are called complementary angle, complementary angles, ठीक है। यदि दो कोणों का योग ठीक है 90 डिग्री है तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दैट एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नंबर सेकंड है भाई, जब कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा मतलब लाइन ऑफ साइट एंड क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे कहते हैं। जब कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, मतलब क्या है भाई, नीचे से ऊपर देखने की बात हो रही है। जब कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या होता है? उन्नयन कोण, ठीक है। हिंदी लिख रहा हूं पहले या फिर इंग्लिश लिखूं पहले। इफ एन ऑब्जेक्ट इज above या ओवर भी आ सकता है भाई, इंग्लिश ग्रामर मेरा वीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज above और ओवर द आई, द एंगल विद line of sight and horizontal line is called क्या होगा भाई? एलिवेशन एंगल, ठीक है, एलिवेशन एंगल, ठीक। मतलब क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज ओवर द आई देन द एंगल विद लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एलिवेशन एंगल। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर है तो लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। मतलब नीचे से ऊपर देखने की बात हो रही है भाई। जब भी डाउन टू अप देखा जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे से ऊपर, है ना, जब भी नीचे से ऊपर देखा जाता है तो हमेशा बेटा कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन एंगल, ठीक है। जब भी डाउन टू अप देखा जाएगा तो एलिवेशन एंगल बनेगा। नंबर 3, तीसरा फिलअप है, जब कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो कौन सा एंगल बनता है भाई? डिप्रेशन एंगल, ठीक है। यही चीज है, बस फर्क क्या है? जब वस्तु नीचे हो, है ना, बिलो द आई हो, तो सिंपल सी बात है भाई, जब अप टू डाउन देखा जाएगा, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जब देखा जाएगा, है ना, ऊपर से नीचे जब देखा जाएगा तो हमेशा जो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा भाई? डिप्रेशन एंगल, मतलब अवनमन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण, ठीक है। जब अप टू डाउन देखा जाए तो डिप्रेशन एंगल, जब डाउन टू अप देखा जाए तो एलिवेशन एंगल, ठीक है। नंबर 4 फिलअप, नंबर 4 क्या है कि
सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होने से स्तंभ की परछाई की लंबाई खाली जगह होती जाएगी। अगर देखो बेटा सूर्य का उन्नयन कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता जा रहा है तो स्तंभ की परछाई की लंबाई होती जाएगी, कम होती जाएगी। भाई जब एलिवेशन एंगल बढ़ रहा है तो जो लेंथ ऑफ शैडो वो कम होती जाएगी, है ना, याद रखना। लिख रहा हूं भाई मैं, इफ सन्स एलिवेशन एंगल, याद रखना, सन्स एलिवेशन एंगल इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री then change in shadow will क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, हिंदी लिख रहा हूं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, सूर्य का 90 डिग्री तक होने में छाया की लंबाई कम होती जाएगी। जब मतलब बेटा एलिवेशन एंगल बढ़ता है तो शैडो की लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, याद रखना, जब आपका मतलब जब किसी भी चीज का एलिवेशन एंगल बढ़ता है तो शैडो का लेंथ कम हो जाता है। ठीक है, एलिवेशन एंगल जब बढ़ता है शैडो का लेंथ कम हो जाता है। मतलब अगर साइंटिफिकली आप देखें तो क्या होगा, एलिवेशन एंगल और शैडो की लेंथ में बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ये मैं अभी इधर साइड बता रहा हूं आपको। तो ये फिलिप्स वाले 4 बेटा पॉइंट लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो याद करने वाली चीजें याद करनी पड़ेंगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें से एक एक नंबर के बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी आएंगे। डायग्राम बना दिया ना आपने तो क्वेश्चन कर जाओगे आप। ठीक है, हमेशा मोस्टली क्वेश्चंस में tan थीटा लगेगा, कुछ क्वेश्चन में sin थीटा और cos थीटा का रेशियो लगेगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, लंबवत आधा होता है हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। sin थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हिंदी में लंबवत कोण होता है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हिंदी वालों के लिए आधारवृत्त कोण होता है। बस सिंपल सी बात है। तो देखो मैं भी एक क्वेश्चन, इस जो 4th वाले पॉइंट में मैं एक क्वेश्चन एक मतलब पॉइंट रिलेशन बता रहा था कि एलिवेशन एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई किसके, शैडो ऑफ लेंथ ऑफ शैडोस लेंथ। ठीक है, मतलब उन्नयन कोण, ठीक है, छाया की लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात याद रखना कि अगर एलिवेशन एंगल बढ़ेगा तो छाया की लंबाई कम होगी। ठीक है, अगर एलिवेशन एंगल घटेगा तो छाया की लंबाई बढ़ेगी। अप एरो मतलब बढ़ना और डाउन एरो मतलब घटना। तो एलिवेशन एंगल इंक्रीज हुआ तो शैडो का लेंथ डिक्रीज हुआ, अगर एलिवेशन एंगल डिक्रीज हुआ तो शैडो का लेंथ इंक्रीज हुआ। तो ये वाली बात याद रखना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन अपन कल कराएंगे, टाइम शॉर्ट है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप अटेंटिवली क्वेश्चन को देखना, सॉल्यूशंस को। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और अभी एक क्लास कल और होगी इसी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, उसमें आपको ईसे टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे, लगभग 12 क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।